नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार यानी यूपी की सभी बड़ी खबरें। शुरुआत लखनऊ में 15-16 जुलाई को यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होगी। 2022 चुनाव से पहले यूपी बीजेपी के दिग्गज इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। 2 दिनों तक चलेगी यह बैठक। तो पूरी तरह से अब महासमर की तैयारी में जुटती दिखाई दे रही है बीजेपी। लगातार दिल्ली से लखनऊ तक चला है बैठकों का दौर। संगठन में बदलाव, केंद्र में मंत्रिमंडल में फेरबदल और अब यूपी में बड़ी बैठक। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गया। अनामिका, तो इस कार्य समिति की बैठक का एजेंडा होगा क्या? देखिए, 2022 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो कार्य समिति की बैठक एक संगठनात्मक कार्यक्रम है बीजेपी का, जो हर 3 महीने पर होता है। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच, इसके बाद जो होने वाले चुनाव है 2022 के, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई को होगी। हालांकि इसके पहले 15 जुलाई को तमाम कार्य योजनाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक पार्टी दफ्तर पे बुलाई गई है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तो तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 16 जुलाई को जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसका उद्घाटन जेपी नड्डा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वर्चुअल माध्यम से करेंगे। यानी कि वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा के उद्घाटन करने के बाद तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जो लखनऊ में मौजूद हैं, वो लखनऊ में मुख्यालय पर जाके शामिल होंगे, और जो जिलों में मौजूद हैं वो जिलों में ही वर्चुअल माध्यम से इस बैठक का हिस्सा होंगे। 2022 के चुनाव के लिहाज से जो संगठनात्मक कामकाज है, उसका खाका तैयार किया जाएगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी, और इसके बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम आगामी चुनाव को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय की जाएंगी। हालांकि जो अब तक होता रहा है उसके मुताबिक पार्टी इसी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव भी पारित करवाती है। लिहाजा ये देखना होगा कि इस बार जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा कार्य समिति की बैठक का, उसमें किन बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है, और चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखना ये होगा कि इस कार्य समिति की बैठक में जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, जो संगठन के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। तो यानी कि साफ नजर आ रहा है कि 15-16 जुलाई को होने वाली बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के से बहुत कुछ चुनाव के बारे में साफ होकर उभर कर सामने आएगा कि बीजेपी के दांव क्या क्या होंगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर। और अब बात योगी की वाराणसी दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आएंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी पहुंचे। सीएम के दौरे की 5 तस्वीरें आपके सामने। सीएम ने हर चीज का बारीकी से खुद निरीक्षण किया। हर उस जगह गए जहां जहां जाना है पीएम मोदी को, उस मंच पर जाकर खुद जायजा लिया जहां से पीएम मोदी का संबोधन होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां पर पीएम मोदी घंटे भर रुकेंगे, 1.5 घंटे भर रुकेंगे। अस्पताल भी गए बीएचयू के, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां भी उद्घाटन करेंगे एक विंग का पीएम मोदी। बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने इस तरह पीएम के आने से पहले पूरी तैयारियों को खुद जाकर जायजा लिया। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और उन सभी जगह पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। उन्होंने एक एक बिंदु की जानकारी ली, एक एक कार्यक्रम स्थल को देखा और अफसरों से पूरे कार्यक्रम का फाइनल मसौदा तैयार करने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। तो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा स्थल बीएचयू के पहुंचे। उसके बाद जो नया एमसीएच विंग बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, उसको सीएम ने देखा। उसके बाद सीएम पहुंचे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां हम लोग मौजूद हैं, और यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा की। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच आज पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग की गई। यहां एसपीजी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर मंच बनाया गया है। इसका सीएम योगी ने खुद जाकर निरीक्षण किया। और वाराणसी के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां 62 करोड़ की 237 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने नगर निगम की 237 परियोजनाएं गोरखपुर को समर्पित की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पहले सारी परियोजनाएं लूट खसोट, बंदरबांट और अराजकता की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन अब जनता तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं,
और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोड़ ज्यादा थी, बंदरबांट ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराने की मांग की। साथ ही जिले में 3 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे निवर्तमान अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है। एसपी एमएलसी रामवृक्ष यादव की अगुवाई में ये दल ज्ञापन सौंपने पहुंचा। और खबर है कि पीएसपी चीफ शिवपाल यादव 2022 के यूपी विधानसभा का चुनाव संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा से लड़ सकते हैं। यह संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि एक पोस्टर जारी हुआ है जिसमें शिवपाल यादव गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगते दिख रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया कि 2004 में नेताजी को जैसे आशीर्वाद मिला वैसे ही आशीर्वाद की चाहत रखते हैं। तो क्या जसवंत नगर के बदले इस बार गुन्नौर से चुनाव लड़ेंगे? इटावा के बदले संभल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि यूपी में शिवसेना आगामी 2022 विधानसभा चुनावों में 50 से 60 सीटों पर लड़ेगी। इस दौरान संजय राउत ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की, लेकिन कहा कि अपनी पार्टी की विस्तार रणनीति को लेकर शिवसेना यूपी में चुनाव लड़ेगी। आज वहाँ योगी जी की सरकार है और सरकार ठीक भी चल रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी का विस्तार का हम बार बार वहाँ कोशिश भी करते हैं और इस बार भी हम वापस वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 50-60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओलंपिक्स जाने वाले 15 खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष की कहानी को सुना, साथ ही उन्हें ओलंपिक्स में अच्छा करने की शुभकामनाएं दी। पीएम ने संवाद के दौरान यूपी के मेरठ के शूटर सौरभ चौधरी से भी बात की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि खिलाड़ी जापान में जमकर खेलें, अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की कतई जरूरत नहीं है। जी नमस्ते। आपने इतनी कम उम्र में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ? सर 2015 में मैंने शूटिंग अपना स्टार्ट किया था। हमारे पास के गांव में ही एक शूटिंग एकेडमी है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। देखिए आपके परिवारजन भी बड़े गर्व के साथ आज मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके भी कि भाई देखिए सौरभ क्या कमाल करेगा। सब उनकी आंखों में बड़ा बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम। रामपुर के एसपी सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जिला कारागार में कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया। आजम खान को 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रामपुर के एसपी सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें यहां लाया गया। आजम खान को 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में करीब 2 महीने 3 दिन तक वो भर्ती रहे। उधर आजम खान के वकील ने बताया कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बीमार है और आप चाहे मेदांता से
निकले हैं तब आपके पत्रकार रिपोर्टर सब खड़े थे। उनकी तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कैसे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब है। वो व्हील चेयर पे आए, उसके बाद में वो एम्बुलेंस में लेट करके आए यहाँ। आजम खां की पत्नी तंजीर फातिमा ने कहा है कि आजम खां की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किन कारणों से एक बीमार इंसान को जेल में शिफ्ट किया गया है, ये साजिश है या कोई और वजह मैं नहीं जानती। क्रिटिकल हो गई, बहुत गंभीर। मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बड़ी कीमतों की वजह से आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। एक तरफ आम लोग पहले की कोरोना की मार से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। हालांकि बारिश के सीजन में हर साल हरी सब्जियों के दामों में उछाल आता है, लेकिन इस बार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का भी असर कीमतों पर है। बारिश के चलते यहां मंडियों में लोकल सब्जियों की आवक भी कम है। बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे लोग अब सब्जियां कम ही खरीद पा रहे हैं।